what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैथ विजार्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं इसमें से। इसमें दोस्तों पढ़ेंगे अपन बिंदु, पॉइंट, रेखा, लाइन, वृत्त, सर्किल, दीर्घवृत्त, इलिप्स, परवलय, पैराबोला, अतिपरवलय, हाइपरबोला। ठीक है दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आते हैं अपने 2D ज्योमेट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज बिंदु के बारे में। पॉइंट क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको लिखा जाता है और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा बिंदु, पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो आज पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो जानते हैं कि डायमेंशंस होती क्या है, विमाएं होती क्या है। विमा एक प्रकार की रेखाएं होती है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरी रेखाओं के साथ 90 एंगल बनाए, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के साथ। जिस प्रकार से यदि मैं एक रेखा खींचूं तो इस रेखा के जो लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो कौन सी रेखा होगी, ये वाली। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों रेखाएं एक समतल बनाती है, एक प्लेन बनाती है, जिसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। और यहाँ पर इन दोनों की भी अगर लंबवत कोई अन्य रेखा हो, वो रेखा किस प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो मार्कर रखा है इसके अकॉर्डिंग अगर कोई रेखा हो जो इसको आर पार अंदर तक इसको क्रॉस कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये 2D है, 2 डायमेंशनल है, यानी समतलीय है, इसमें आप 3D वस्तुएं नहीं बना सकते। तो इसमें 3D बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी रेखा जो इस बोर्ड के अंदर से होती हुई गुजर जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 3D पॉसिबल होता है। अगर इसके अलावा देखोगे तो 4D या 5D बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं वो सारी की सारी 3D वस्तुएं होती हैं, और जितनी भी समतलीय वस्तु होती हैं वो सभी की सभी द्विविमीय यानी कि 2D वस्तुएं होती हैं। तो बात करें इन दोनों की, यहाँ पर जो 2 डायमेंशन है, एक डायमेंशन जो बिल्कुल हॉरिजेंटल है यानी कि क्षैतिज है, धरातल के बिल्कुल समांतर है, इसको बोला जाता है दोस्तों क्षैतिज अक्ष, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो एक्सिस है जो बिल्कुल धरातल के समांतर है इसको बोला जाता है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो इसके परपेंडिकुलर है, 90 बना रहा है इसके साथ, इसको बोला जाता है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो जो क्षैतिज अक्ष होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है इसको हम डिनोट करते हैं वाई से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये जो एक्सिस है ये हो गया एक्स, और ये वाला एक्सिस है ये क्या हो गया दोस्तों, वाई। यहां पर इसके 2 साइड है, इस एक्सिस के एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। अगर राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं तो लेफ्ट साइड को क्या मानेंगे दोस्तों, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर की ओर यदि पॉजिटिव मानते हो तो नीचे की ओर क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। और जहां पर ये दोनों एक्सिस क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन ओ, मूल बिंदु ओ। तो यहां आप देख सकते हो जो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट, वो क्या होता है ओ। और यहाँ पर जो मूल बिंदु है ओरिजिन, इसको आप 0 भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट जो है वो कितने होंगे, 0 0। अब दोस्तों देखते हैं निर्देशांक क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक्स एक्सिस पे राइट साइड में पॉजिटिव होंगे, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इंफिनिटी की ओर बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही वाई एक्स में अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। और अगर इधर आएंगे तो ये नेगेटिव में आएंगे, और इधर आएंगे तो भी ये नेगेटिव में आएंगे। ठीक है दोस्तों,
मान लेते हैं सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है ए पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं पूछता हूँ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये जो पॉइंट है ए वो कहाँ पर स्थित है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वैल्यू है यहाँ की डिस्टेंस है कितनी है दोस्तों, 3 है। और ये एक्स पर है तो ये क्या है दोस्तों, एक्स इजगल टू 3 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, एक्स इजगल टू 3 पर। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप देखो कोई पॉइंट मान लो बी है, तो ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर कौन सी वैल्यू दोस्तों, वाई की, तो वाई इजगल टू क्या होगा, 2 होगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और है जिसका नाम क्या है दोस्तों, पी। और इस पी के हमें निर्देशांक चाहिए, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसकी वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ये डिस्टेंस किसके बराबर है दोस्तों, इसके बराबर है, और ये वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसी को बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब जो पहले वैल्यू आएगी वो हमेशा एक्स की आएगी, दूसरी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा वाई की आएगी। तो x की वैल्यू क्या होती है, y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये जो दूरी है कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसकी डिस्टेंस x एक्सिस से हो, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 2 है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक को शो करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। और जो पहली वैल्यू होती है वो कोऑर्डिनेट होता है किसका, x का, और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होता है, y का। दोनों के बीच में कोमा का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो आपने दोस्तों यहां पर देखा होगा जो x होता है वो किसके इक्वल होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगी वही x की वैल्यू होगी। और इसको दोस्तों x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है भुज, मतलब एब्सिसा, ठीक है दोस्तों। x कोऑर्डिनेट को ही क्या बोला जाता है, भुज या एब्सिसा। अगर बात करें y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होती है, यानी कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है दोस्तों कोटि, कोटि मतलब ऑर्डिनेट, ठीक है दोस्तों। तो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भुज कोटि क्या है, एब्सिसा या ऑर्डिनेट क्या है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इन 2 डायमेंशन की वजह से यहाँ जो प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि चौथा भाग, चतुर्थांश। और जो सेकंड भाग है इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 प्रकार के क्वाड्रेंट आपको मिले हैं, क्वाड्रेंट, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर वैल्यू देखी जाए x और y की, यानी कि x और y की साइन देखे जाए, यानी कि चिन्ह देखे जाए, तो क्या होगा, पहले में आप बात कर सकते हो x और y दोनों के दोनों दोस्तों क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि सबसे पहले x लेंगे, पॉजिटिव है, और y भी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट में यहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड चतुर्थांश में यहाँ पर देख सकते हो x तो नेगेटिव है और y क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। तो यहाँ पहले x आएगा, तो पहले x यानी कि नेगेटिव है, और y बाद में आएगा तो y क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। इसी प्रकार से थर्ड में बात करें तो यहाँ ये क्वाड्रेंट थर्ड है, तो यहाँ x नेगेटिव है और y भी क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। तो यहाँ जो वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव और नेगेटिव होंगी, यानी कि x और y दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। और अगर बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ आप देख सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें x तो क्या होगा, पॉजिटिव, और y क्या हो रहा है, नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो x तो हो गया पॉजिटिव, y हो गया नेगेटिव। इस प्रकार से आप साइन से पता कर सकते हो। यदि आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, इस प्रकार से एग्जांपल -2, -3 कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप इनको बता सकते हो x और y दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। और अगर बात की जाए x एक्सिस पे जो पॉइंट है, जिस प्रकार से हमने बात की थी, यहाँ पर पॉइंट है जिसको x इक्वल टू क्या है, 3 है। अगर यहाँ पर मैं पूछूं बताओ y इक्वल टू क्या है, तो यहाँ जो y होगा वो क्या होगा, x से डिस्टेंस, और ये बिंदु x पे ही है ऑलरेडी, मतलब x से डिस्टेंस इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो x एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x एक्सिस होगा इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0। x एक्सिस पे हमेशा y क्या होगा, 0 होगा। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो कार्टेशियन के रूप में है, यानी कि इनको बोला जाता है
कार्तिक निर्देशांक कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉर्म पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें एक्स और वाई यानी कि आयताकार फॉर्म भी इसको बोला जाता है। इसी प्रकार से और भी फॉर्म होती हैं, जिसमें से आपने देखा होगा ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म। जिस प्रकार से दोस्तों हमने देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्तिक निर्देशांक जो पढ़े हैं, इसमें आपके दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, और इसमें स्थित कोई भी पॉइंट होता है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पर P, इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई। ठीक है, इन दोनों को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, एक्स तो क्या होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, तथा वाई क्या होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने एक्स और वाई के रूप में लिखा है, डिस्टेंस के रूप में लिखा है। और यदि इसी का पोलर फॉर्म देखा जाए, ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर पोलर फॉर्म क्या होगी, मान लेते हैं दो एक्सिस एक्स और वाई है, यहां पर कोई भी पॉइंट है P। अब यहां पर P को किस प्रकार से लिखें, इसकी मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, जिसको क्या बोला जाता है आर के रूप में। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है यानी कि जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला था, उसके साथ ये कितना एंगल बनाता है, कितना स्लोप बनाता है, वो क्या होता है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी पॉइंट को आर और थीटा के रूप में लिखा जाता है तो वो पोलर फॉर्म होता है, और यदि किसी पॉइंट को एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा जाता है तो ये कार्तिक निर्देशांक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो आर क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा क्या है एक्स एक्सिस जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं से क्या है एंगल है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में, और इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इन दोनों के रिलेशन की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, आर थीटा ही है। ठीक है, इसका कार्तिक रूप एक्स वाई है और इसका पोलर फॉर्म आर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है क्या मानिए यहाँ पर आर मानिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई आर, और ये कौन क्या हो गया दोस्तों थीटा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स क्या होता है वाई एक्सिस से दूरी, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगी एक्स, और ये जो दूरी है दोस्तों ये क्या हो जाएगी वाई। ठीक है, और ये एक्स किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ इस एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें यहाँ 90 एंगल है। ठीक है दोस्तों, यदि इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाए, यहाँ पर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये बेस है आधार है, और ये क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, आर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ थीटा की, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो थीटा को क्या लिख सकते हो आप, अगर आप इसमें टेन थीटा लेते हो, टेंजेंट लेते हो, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा वाई अपॉन एक्स होगा। ठीक है, अगर इसमें आप टेन थीटा लेते हो तो टेन थीटा क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, या फिर लंब बटे आधार, तो यहाँ परपेंडिकुलर वाई है और बेस क्या है एक्स है, तो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इधर जो थीटा था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने देखा कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से अपने क्या किसका मान निकाल लिया आर और थीटा का, तो यहाँ पर आर और थीटा की वैल्यू आ गई है। अगर आप यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू आर और थीटा के रूप में क्या लिख सकते हो, अगर यहाँ पर दोस्तों आप कोस थीटा लेते हो, इस एंगल में कोस थीटा लेते हो तो क्या वैल्यू आएगी, कोस थीटा क्या होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर बेस क्या है एक्स है। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है कर्ण क्या है आर है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आर कोस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई आपके आर कोस थीटा, और इसी प्रकार से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों का आप स्क्वायर करके रूट करोगे तो यहाँ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर प्लस करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब इसका स्क्वायर करके रूट करेंगे तो वैल्यू आर हो जाएगी, तो आर इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट। ठीक है दोस्तों, और यदि इसमें
इस इक्वेशन का आप डिवाइड करोगे तो यहाँ साइन अपॉन कोस टेन हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। तो इनका जो रिलेशन है आर थीटा के रूप में ये रिलेशन मिल गया और एक्स और वाई के रूप में आपको ये रिलेशन मिल गया। तो इनकी हेल्प से आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म दी गई है तो आप उसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यदि आपको पोलर फॉर्म दी गई है तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से चेंज करते हैं वो देखते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यदि आपको किसी बिंदु के निर्देशांक यानी कि पी के निर्देशांक दिए हैं 1 1, ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, यानी कि कार्तिक निर्देशांक में है, ठीक है। इनको आपको बदलना है आर थीटा के रूप में, यानी कि आपको इनको पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप में बदलना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु के कार्तिक निर्देशांक 1 1 है तो उसका ध्रुवीय रूप बनाओ या ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करो, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो कैसे करोगे, यानी कि अपन को दो वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। दोस्तों आर की वैल्यू क्या होती है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x क्या है, जो प्रथम कोऑर्डिनेट है उसको क्या x बोलते हैं और जो सेकंड है उसको y बोलते हैं, ठीक है। x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। यदि इनको सोल्व करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट 2। और अगर थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, टेन इनवर्स y अपॉन x से, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो आप, टेन इनवर्स y और x दोनों की वैल्यू सेम है, एक बटा एक क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 1 है, तो थीटा की वैल्यू कितने एंगल पर कितने कोण पर 1 होती है, तो आपको पता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर, ठीक है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। लेकिन दोस्तों कभी भी पोलर फॉर्म में आप डिग्री का उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ जो थीटा दे रखा है पोलर फॉर्म में यानी कि पी आर थीटा के रूप में, इसका आंसर क्या आ चुका है, आर की वैल्यू तो क्या है रूट 2 और थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 4। तो इस प्रकार से आप लिखोगे ये बिल्कुल सही होगा। और यदि इसको आप ऐसे लिखते हो रूट 2 45 डिग्री, अगर इस प्रकार से लिखते हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है, थीटा हमेशा किसमें होता है, रेडियन में। थीटा की जो एसआई यूनिट होती है वो हमेशा रेडियन होती है, डिग्री नहीं होती। और यहाँ देख सकते हो आप पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है डिग्री में, 180 डिग्री के, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 2 पाई रेडियन की जो वैल्यू होगी वो होगी 360, यानी कि डबल हो जाएगा। पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए एक रेडियन की वैल्यू कितने डिग्री होती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पाई रेडियन जो है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो एक रेडियन दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 3.14, तो ये आएगा आपके लगभग 57.3 डिग्री, यानी कि अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी वो होगी 57.3 डिग्री की, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना पोलर फॉर्म में जो एंगल होता है थीटा होता है वह हमेशा रेडियन में ही होगा, वह कभी भी डिग्री में नहीं होगा। अगर डिग्री में दे रखा है कहीं पर किसी क्वेश्चन में तो आप उसको तुरंत रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। यदि इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हो आपको कि एक पॉइंट है 1 माइनस रूट 3, इसका क्या बनाना है पोलर फॉर्म, यानी कि इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो करना है क्या दोस्तों, यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू कैसे आएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और रूट 3 यानी कि रूट हट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो 1 प्लस 3 4, 4 का रूट क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कैसे आती है दोस्तों, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू क्या है माइनस का रूट 3, एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो टेन कितने डिग्री पर वैल्यू माइनस का रूट 3 आता है, तो ये आपने देखा होगा कि माइनस का पाई बाई 3 पर जो वैल्यू होती है टेन की, यानी कि टेन माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है कितनी, माइनस का रूट 3, ठीक है दोस्तों। या फिर टेन 5 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू भी कितनी होती है माइनस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके थीटा की दो आंसर आ रहे हैं, माइनस का पाई बाई 3 और यहाँ आ रहा है 5 पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर आर थीटा के रूप में अगर लिखोगे, आर थीटा के रूप में पोलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आंसर आएगा, आर की वैल्यू तो 2 है, थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का पाई बाई 3, और दूसरी वाली कंडीशन में 5 पाई बाई 3 यानी कि 2
5π/3। यहाँ पर दो आंसर आ रखे हैं। तो थीटा का वह आंसर जो -π से +π के मध्य हो। ध्यान देना दोस्तों, -π और +π के बीच के जो मान है थीटा का, वह कहलाता है मुख्य मान, यानी कि मेन वैल्यू होती है एंगल की, वो बिल्कुल सही होता है। सही तो ये भी है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो पाई से ज़्यादा है। तो अगर ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो इसमें फर्स्ट कौन सी प्रायोरिटी दोगे आप? इस वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो आपको कौन सा करना है दोस्तों? सेकंड वाला करना है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मुख्य मान जो होता है -π से +π के मध्य ही होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू पाई से ज्यादा नहीं हो सकती और -π से कम नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उनको अपन ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब इसका रिवर्स देखते हैं दोस्तों। यदि आपको पोलर फॉर्म दे दी जाए और उसको पूछा जाए कि इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो देखते हैं। मान लेते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन है और इसमें आपको पोलर फॉर्म दी गई है किसी बिंदु की। पोलर फॉर्म में किसी बिंदु के जो निर्देशांक है वो है 2√2 एंड π/4। ठीक है दोस्तों, ये पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म क्यों है, किस प्रकार से पता करोगे? क्योंकि यहाँ पर π/4 क्या है? एंगल है, और अगर एंगल है तो ये पोलर फॉर्म में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर r की वैल्यू तो क्या हो गई? 2√2, और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी? π/4 होगी। अपने को इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है दोस्तों? जिसमें कोऑर्डिनेट किस रूप में हो? x और y के रूप में। यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं x की वैल्यू? x की वैल्यू क्या होती है? r cos थीटा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको r की वैल्यू दी गई है और थीटा की वैल्यू भी आपके पास है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। r की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2√2 इंटू cos थीटा, cos π/4, यानी कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर y की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा? r sin थीटा। r की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2√2 sin थीटा की वैल्यू, यानी कि sin π/4। थीटा की वैल्यू क्या है? π/4। तो sin π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है दोस्तों? 1/√2। √2 से यहाँ √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है P और इसकी जो कोऑर्डिनेट है x और y, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 एंड 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पोलर फॉर्म था ध्रुवीय रूप 2√2 π/4, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? 2 एंड 2 में। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों नेक्स्ट अगर पोलर फॉर्म में आपको कोई पॉइंट दिया जाए 3 एंड -2π/3, ये पोलर फॉर्म है, इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? कार्टेशियन फॉर्म में। तो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर ये जो वैल्यू है 3 क्या है? r है, ये वैल्यू क्या है? थीटा है। तो x की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हो? r cos थीटा। r की वैल्यू कितनी है? 3 cos थीटा, यानी कि cos -2π/3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हो cos -2π/3। -2π/3 का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया है? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा ट्रिगोनोमेट्रिक में थर्ड क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 इंटू cos -2π/3, यानी cos 120 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? -1/2। ठीक है, तो 3 को अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई आपके -3/2। इसी प्रकार से अगर y को देखोगे तो y का आंसर क्या होगा? 3 sin 2π/3, माइनस का चिन्ह है। अब देखिए सेकंड में साइन है, और साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू आप रख सकते हो 3 इंटू साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, यहाँ अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 3 इंटू √3 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? माइनस का 3/2 और 3√2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि पोलर फॉर्म को कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और कार्टेशियन फॉर्म को कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से फाइंड की जाती है? हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दो बिंदुओं के मध्य
की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दोस्तों आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, यहाँ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि ये डिस्टेंस क्या होगी। तो इसको किस प्रकार से फाइंड की जाती है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ए बी के। यहाँ जो रेखाखंड बन रहा है ए बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो किस प्रकार से निकालेंगे, जो इनके x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस करके स्क्वायर कर दो, और जो y कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस करके स्क्वायर कर दो, और पूरे का क्या कर दो दोस्तों, रूट कर दो। आपके जो डिस्टेंस है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से एग्जांपल की बात करते हैं, यदि दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, ए पॉइंट है 4,5 व एक बी पॉइंट है -2 एंड -3, तो आपको वैल्यू पता करनी है ए बी की, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है। ठीक है, तो किस प्रकार से ए बी की वैल्यू पता करोगे दोस्तों, आप रूट करोगे, रूट 4 और -2 इन दोनों का डिफरेंस। देखिए दोस्तों, 4 और -2 इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या लिखोगे, 4 माइनस -2 और इस पूरे का क्या करोगे दोस्तों, होल स्क्वायर प्लस y, y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है उनका स्क्वायर करोगे, तो यहाँ y कितना है 5 माइनस -3 और इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ चिन्हों का आपको ध्यान देना है, साइन अगर आपने चेंज कर दिए तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो -3 -5 तो कितना होगा, -8। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या होगा, 4 माइनस -2 ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 प्लस 5 माइनस -3 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। यदि 36 प्लस 64 100 हो गया, और 100 का रूट कितना हो गया दोस्तों, 10। तो ये जो वैल्यू आएगी 10, वो क्या होगा, ए बी की डिस्टेंस होगी। इसमें कोई भी इकाई हो सकती है, कोई भी यूनिट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि कोई बिंदु दे रखा है P, जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4, कि मूल बिंदु से दूरी पता करो। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कितनी दूरी है वो पता करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो बिंदु कौन से हो गए, एक तो ओरिजिन हो गया 0 0, एक हो गया 3,4। ठीक है, तो दो पॉइंट है। यहाँ पर जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु को क्या शो करते हो आप, 0 0। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूले में रखोगे, जीरो घटाओगे या जोड़ोगे तो जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर आपको मूल बिंदु से दूरी यानी कि ओपी की वैल्यू चाहिए, ओ मूल बिंदु है पी, 3,4, इन दोनों के बीच का पॉइंट चाहिए, तो क्या करोगे, 3,4 जो दे रखा है इनका स्क्वायर कर दो आप डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसकी, मूल बिंदु की, 0 0 होती है, जीरो का आप घटाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्स और वाई में। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 प्लस 16 दोस्तों कितना हो जाएगा, 25, और 25 का रूट करोगे तो आंसर क्या आएगा आप पे 5। ये कोई ना कोई इकाई हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो। तो इस प्रकार से आप डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। या फिर दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक पॉइंट क्या है x -2, इसके कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, नहीं पता है, y कोऑर्डिनेट क्या है -2 है, तथा b जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, इनके मध्य की दूरी दी हुई है, कितनी है, 5 इकाई है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट दे दिए हैं a और b, a की वैल्यू क्या है x -2 और b की वैल्यू क्या है 5 3। ठीक है, और आपको इसके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी दे दी है, 5 दे दी है। तो आपको पता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है किस प्रकार से निकालते हो, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके स्क्वायर करते हैं, यानी कि x -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y -2 -3 का क्या करना है, होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस किसके बराबर आनी चाहिए दोस्तों, 5 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप रूट को हटाते हो तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या वैल्यू होगी, x -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3 -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 इक्वल टू, अगर इधर भी आप स्क्वायर करते हो तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो प्लस का 25 इधर है, प्लस का 25 इधर है, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x -5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया दोस्तों,
0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, x माइनस 5 इजल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को अन्य कोई पॉइंट, थर्ड पॉइंट, उसको कितने रेशो में डिवाइड करता है, तो वो रेशो फाइंड करेंगे। और अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट से मिलाने वाला जो ट्रेंगल है, त्रिभुज है, उसका एरिया किस प्रकार से फाइंड करेंगे, या उनका सेंट्रोइड क्या होगा, उनका इन सेंटर क्या होगा, या उनका सर्कम सेंटर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र यानी कि गुरुत्व केंद्र है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।